हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वाइड रेंजिंग पावर्स। देखो, जो लोकसभा है हमारी, यानी कि जो लोअर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, वो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि इसकी जो वाइड रेंजिंग पावर्स की वजह से, मतलब इसके पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। इट पावर्स एंड फंक्शंस फार एक्सटीड एनी अदर गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है, क्योंकि ये मतलब लॉ बनाने का काम करते हैं हमारे लिए। इट इज़ ऑल्सो ए नॉन परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये नॉन परमानेंट हाउस भी होता है हमारी पार्लियामेंट का, क्योंकि ये हर 5 साल के बाद डिज़ोल्व हो जाती है लोकसभा हमारी, और नई लोकसभा बनती है, इसीलिए इसको नॉन परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। इट प्लेज अ मेजर रोल इन पॉलिसी फॉर्मेशन एट सेंट्रल लेवल। देखो, इसका मेजर काम क्या है? पॉलिसीज़ बनाना, लॉज बनाना हमारे लिए सेंटर के लेवल पर, यानी कि पूरे देश के लेवल पर, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल, मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हम लास्ट वीडियोज़ में भी पढ़ चुके हैं, इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। देखो, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा के प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि वो जवाबदेही होती है किसके प्रति? हमारी लोकसभा के प्रति। कौन? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 मेंबर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, जिसमें कि आर्टिकल 81 क्लॉज 1A बात करता है कि मैक्सिमम 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट से चुनने चाहिए। कैसे? जो उनके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं हमारे स्टेट के, वहाँ से, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनके जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से लगभग 530 मेंबर्स जो हैं लोकसभा के लिए आने चाहिए। और वहीं पर आर्टिकल 81 क्लॉज 1B जो है वो बात करता है कि लगभग जो 20 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आने चाहिए हमारी लोकसभा के अंदर। तो ये इसका कंपोजिशन है। 552 मेंबर्स, 530 फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। उसके अलावा आर्टिकल 331 बात करता था पहले 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया है बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बाय इन 2020 में। मतलब इसको रिमूव कर दिया गया है कि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा हमारी पार्लियामेंट के अंदर, मतलब उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। एट प्रेजेंट लोकसभा हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 543 मेंबर्स। आज की जो प्रेजेंट हमारी लोकसभा है उसमें 543 मेंबर्स हैं, जो स्टेट्स के भी हैं और यूनियन टेरिटरीज़ के भी हैं मिलाकर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं। मेंबर ऑफ दिस हाउस आर इलेक्टेड डायरेक्टली। देखो, जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय एवरी एडल्ट इंडियन सिटीज़न, मतलब हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र से, इन द स्टेट। मतलब लोकसभा की जो निर्वाचन क्षेत्र है, देखो लोकसभा का और जो विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से ही लोकसभा के लोग चुने जाएंगे बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। उसके अलावा यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अप टू पार्लियामेंट टू डिसाइड द मैनर इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटी विल बी चूजन इन द लोकसभा। देखो, ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे चुने जाएंगे, ये पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। इस पर्पज़ के लिए, फॉर दिस पर्पज़, इन पार्लियामेंट इन 1965 पास अ लॉ, पार्लियामेंट में 1965 में एक लॉ पास किया गया जिसको बोला गया यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। मतलब ये जो एक्ट है ये बताएगा कि जो यूटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे चुने जाएंगे। और इस एक्ट में हमको क्या बोला? इट प्रोवाइड्स मोर और लेस द सेम प्रोविजंस एज फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट। मतलब जैसे जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जैसे जो हम स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर इंडियन सिटीज़न जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है।
सेम जैसे स्टेट्स के लिए चुनते हैं वैसे ही सेम यूटी के लिए भी चुनेंगे। अब लोकसभा की ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 83 क्लॉज 2 सेज दैट द टर्म ऑफ हाउस ऑफ पीपल शुड ऑर्डिनरीली बी 5 ईयर्स। देखो मतलब आर्टिकल 83 क्लॉज 2 बोलता है कि वो 5 साल होनी चाहिए, मतलब आम तौर पर 5 साल होनी चाहिए। बट दिस हाउस कैन ऑल्सो बी डिज़ोल्व सूनर, मतलब वो पहले 5 साल से पहले भी जो ये हाउस है डिज़ोल्व हो सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये जो हमारी लोकसभा है वो 5 साल से पहले भी डिज़ोल्व हो सकती है अंडर आर्टिकल 85 क्लोज 2 पार्ट बी एंड हिज ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। देखो इस आर्टिकल में बोला गया कि भाई 5 साल से पहले भी हमारी पार्लियामेंट जो है डिज़ोल्व हो सकती है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, और इसका जो ये ऑर्डर है हमारे प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। द ओनली एक्सेप्शंस विल बी इफ़ देयर इज़ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन ऑपरेशन। देखो अगर देश में एमरजेंसी लगती है, इन दिस केस द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ पीपल कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम। देखो अगर देश में एमरजेंसी है तो जो हमारी हाउस ऑफ पीपल का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है इनडेफिनेटली। एंड वंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज़ ओवर, लेकिन जब एमरजेंसी हट जाएगी द टर्म ऑफ द हाउस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 मंथ। देखो एमरजेंसी हटने के 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, यानी कि 6 महीने के बाद तक, या मतलब 6 महीने के बाद उसका टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एमरजेंसी हटने के 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होंगे, और ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 83। तो आई होप आपको लोकसभा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।